तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक और बेहतरीन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि नेटफ्लिक्स की तरफ से हमें देखने को मिल रही है, द ओल्ड गार्ड 2। जी हाँ दोस्तों, फाइनली ये 2 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको बताएंगे इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्टर, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इसके बारे में मैं आपको बताना चालू करता हूँ। द ओल्ड गार्ड 2 एक आगामी अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जिसका निर्देशन विक्टोरिया महोनी ने किया है तथा इसकी पटकथा ग्रेग रूका ने लिखी है, जो उनकी कॉमिक बुक द ओल्ड गार्ड पर आधारित है। पहली फिल्म के सीक्वल के रूप में इस फिल्म में चार्लीज थेरॉन, किकी लेने, मारवान केंजारी, लुका मारिनेली, मैथियास शोनेयर्ट्स, वान वेरोनिकानगो, चिवेटेल एजियोफोर ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाएं दोहराई है, जबकि उमा थुरमन और हेनरी गोल्डिंग भी इसमें शामिल है। कथानक: एंडी अपनी अमरता खोने के बाद जीवन जीने के लिए संघर्ष करती है, जब तक कि वह और उसके अमर लोगों का समूह दुनिया को खतरे में डालने वाले पहले अमर व्यक्ति से लड़ने के लिए छिपने से बाहर नहीं आ जाता। गालना: चार्लीज थेरॉन, एंडी बटा एंड्रोमेचे ऑफ सिथिया, किकी लेन, नाइल फ्रीमैन, जो यूसुफ अलकैसानी के रूप में मारवान केंजारी, निकी बटा निकोलो डी जेनोवा के रूप में लुका मारिनेली, बुकर सेबेस्टियन ले लिवरे के रूप में मैथियास शोएनेर्ट्स, वान वेरोनिका नगो क्वोन के रूप में, चिवेटेल इजियोफोर जेम्स कोपले के रूप में, उमा थर्मन डिस्कॉर्ड के रूप में, हेनरी गोल्डिंग तुआह के रूप में। उत्पादन विकास: जुलाई 2020 में ग्रेग रूका ने कहा, सीक्वल के मामले में कांच तोड़ो, यह बहुत सीधा है। आप एक और चाहते हैं। यहां इसे पाने का एक तरीका है। उसी महीने चार्लीज थेरॉन ने एक दूसरी फिल्म में अपनी रुचि व्यक्त करते हुए कहा था, चलो थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन सिर्फ इस तथ्य को देखते हुए कि हम सभी वास्तव में इसे करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि जब यह सही समय होगा तो हम बातचीत शुरू करेंगे। 27 जनवरी 2021 को बताया गया कि नेटफ्लिक्स ने सीक्वल को हरी झंडी दे दी है। 26 अगस्त को यह घोषणा की गई कि विक्टोरिया महोनी सीक्वल के लिए निर्देशक के रूप में जीना प्रिंसबाइथवुड की जगह लेंगी। थेरॉन, किकी लेने, मारवान केंजारी, लुका मारिनेली, मैथियस शोनेयर्ट्स, वान वेरोनिका एनगो और चिवेटेल इजियोफोर को पहली फिल्म से अपनी अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने के लिए लिया गया। 4 जून 2022 में उमा थुरमन और हेनरी गोल्डिंग को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया, जबकि ग्रेग रूका को निर्माता डेविड एलिसन, डाना गोल्डबर्ग, डॉन ग्रेंजर, थेरॉन, बेथ कोनो, एजे डिक्स, मार्क इवांस और प्रिंसबाइथवुड के लिए पटकथा लिखने की पुष्टि की गई। 5 फिल्माने: मुख्य फोटोग्राफी जून 2022 में इटली में शुरू हुई। 6 कुछ फिल्मांकन इतालवी सिनेसिटा स्टूडियो में हुआ। अगस्त 2022 में फिल्म के सेट में आग लग गई जब इसे तोड़ा जा रहा था, जिससे उत्पादन में देरी हुई। 7-8 अतिरिक्त फिल्मांकन यूनाइटेड किंगडम में हुआ। फिल्मांकन सितंबर 2022 में पूरा हुआ। 6 डाक उत्पादन: जुलाई 2024 में थेरॉन ने कहा कि नेटफ्लिक्स में शासन परिवर्तन के कारण फिल्म को इसके पोस्ट प्रोडक्शन में 5 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन तब से इसे पूरा कर लिया गया है और इसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा। 9 अगस्त 2024 में यूनियन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया परफॉर्मर्स ने फिल्म को 7 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 तक 2 सप्ताह की अतिरिक्त फोटोग्राफी के लिए शेड्यूल किया। 10 मैथ्यू श्मिट संपादक के रूप में काम करते हैं। 11 संगीत: जनवरी 2023 तक मैक्स अरूज और रूथ बैरेट को पहली फिल्म से वोल्कर बर्टेलमैन और डस्टिन ओहलोरन की जगह फिल्म की रचना करने के लिए तैयार किया गया था, इससे पहले कि अरूज को स्टीफन थम द्वारा साथी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। 12 मुक्त करना:
द ओल्ड गार्ड 2 को नेटफ्लिक्स पर 2 जुलाई 2025 को रिलीज किया जाना है। 13 संदर्भ शिलोह फर्नांडीज एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें टेलीविजन सीरीज जेरिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ तारा और फिल्म डेड गर्ल और रेड राइडिंग हुड में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। साथ ही 2013 की फिल्म इविल डेड और 2022 के वीडियो गेम इविल डेड द गेम में डेविड एलन की भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन फर्नांडीज के पिता आधे पुर्तगाली और आधे रूसी यहूदी वंश के हैं, जबकि उनकी मां ब्रिटिश वंश की है। 3 उनकी एक छोटी बहन और एक भाई है। 4 उनके सौतेले पिता एक ठेकेदार है। 5 अभिनेता बनने से पहले फर्नांडीज ने एक डिशवॉशर और एक अमेरिकी परिधान कैटलॉग मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया, जिसे कंपनी के सीईओ डोव चर्नी ने अपनी तत्कालीन नवेली कंपनी के लिए चुना था। बाद में लॉस एंजिल्स पहुंचकर उन्होंने चर्नी से नौकरी मांगी और उन्हें स्टॉक बॉय के रूप में काम पर रखा गया। 6-7 उनका पहला अभिनय काम फर्स्ट 5 कैलिफोर्निया के लिए एक विज्ञापन था, जिसे वादिम पेरेलमैन ने निर्देशित किया था। 5 आजीविका 2006-10 प्रारंभिक कार्य एक छोटी फिल्म पूरी करने के बाद फर्नांडीज ने 2006 में कोल्ड केस के एक एपिसोड में अपनी पहली टेलीविजन उपस्थिति दर्ज की। इसके बाद ड्रेक एंड जोश और लिंकन हाइट्स में छोटी भूमिकाएं निभाईं। 5-8 उनका स्क्रीन डेब्यू 2 साल बाद 2007 में हुआ, जब उन्होंने टीवी पर लौटने से पहले इंटरस्टेट में एडगर की भूमिका निभाई। उन्होंने 2006 और 2007 के बीच जेरिको में सीन हेनथोर्न के रूप में अपनी पहली आवर्ती भूमिका निभाई। प्रशंसकों द्वारा एक अभियान के बाद इसे एक बार फिर से रद्द करने से पहले एक दूसरे के लिए वापस आने से पहले श्रृंखला को सिर्फ एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 2008 में ट्वाइलाइट की कास्टिंग के दौरान फर्नांडीज ने अपने वेनिस बीच गैराज में कैथरीन हार्डविक के लिए ऑडिशन दिया था, जिसके बाद वह एडवर्ड कुलेन की भूमिका निभाने वाले सबसे आगे चल रहे लोगों में से एक बन गए। 9-10 फर्नांडीज कथित तौर पर हार्डविक की पहली पसंद थे, लेकिन यह क्रिस्टन स्टीवर्ट पर निर्भर था कि वे अंतिम निर्णय लें। शिलोह ने बाद में अपने चूके हुए अवसर को याद करते हुए कहा, उस समय यह सिर्फ एक और ऑडिशन था। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं स्टारडम और बड़ी तनख्वाह से चूक रहा था। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो निश्चित रूप से मैं मानसिक रूप से इतना स्थिर नहीं होता कि इन सब से निपट पाता। मेरे लिए भाग्यशाली रहा कि वह भूमिका न मिलने के कारण मुझे अन्य काम मिले जो मेरे लिए बहुत बेहतर थे। 11 फर्नांडीज, जिनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, ने रिहर्सल के दौरान अन्य अभिनेताओं के सामने शर्मीले होने की बात स्वीकार की। 9 उन्होंने कई टेलीविजन शो किए, CSI, NY, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ तारा, जिसमें गॉसिप गर्ल एपिसोड वैली गर्ल्स में ओवेन कैंपोस के रूप में ब्रिटनी स्नो और क्रिस्टन रिटर के साथ अभिनय करना शामिल है। आखिरकार उन्हें 2010 के सनडांस हिट स्केटलैंड में ट्वाइलाइट एलुम एशले ग्रीन के साथ एक परेशान छोटे शहर टेक्सास रिंक मैनेजर की भूमिका निभाते हुए अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला। 9-11 2011 वर्तमान सफलता। हालांकि उन्होंने ट्वाइलाइट की भूमिका रॉबर्ट पैटिंसन से खो दी थी, लेकिन हार्डविक को फर्नांडीज इतना पसंद आया कि उन्होंने उन्हें रेड राइडिंग हुड में अमांडा सेफ्राइड के साथ अपनी पहली रोमांटिक लीड में कास्ट किया। 6-12 यह भूमिका उनकी हॉलीवुड फिल्म की सफलता बन गई, जिसने उन्हें एक हॉट कमोडिटी बना दिया। 11 MTV नेटवर्क्स के nextmovie.com ने उन्हें 2011 में देखने लायक ब्रेकआउट स्टार्स में से एक नामित किया। 13 जैसे ही वह सुर्खियों में आए, वह नायलॉन गाइज के मार्च 2011 के अंक के कवर मॉडल थे, जिसने उन्हें हॉलीवुड के नए विद्रोही के रूप में पेश किया। 14 और द मैन पत्रिका के अप्रैल-मई 2011 के अंक के कवर मैन थे। 4-6-15 2013 में
फर्नांडीज ने एविल डेड के रीमेक और मैक्स बेरी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित स्वतंत्र फिल्म सिरप में अभिनय किया। 16 मार्च 2015 में फर्नांडीज ने कनाडाई थ्रिलर फिल्म एज ऑफ विंटर में भूमिका निभाई, जिसमें रॉसिफ सदरलैंड, जोएल किन्नानम, टॉम हॉलैंड, पर्सी हाइंसवहाइट और राचेल लेफेवरे ने अभिनय किया। 17 व्यक्तिगत जीवन। उनकी अब तक की सबसे पसंदीदा फिल्म द थिंग कॉल्ड लव है और रिवर फीनिक्स उनका आदर्श है। 18 फर्नांडीज ने कहा है कि अगर वह अभिनय नहीं कर रहे होते तो उन्होंने स्पेनिश में पढ़ाई की होती, दक्षिण अमेरिका चले गए होते और केले के खेत को चलाते या निर्माण में काम किया होता, क्योंकि वह अपने हाथों से अच्छा काम करते हैं, या अगर वह इसमें बेहतर होते तो एक लेखक। फर्नांडीज का देशी संगीत के लिए एक आकर्षण है और उनकी ड्रीम भूमिका एक देशी संगीत स्टार की भूमिका निभाना है। 5 वह अभिनेता थॉमस डेकर के मित्र है। 12 उन्होंने 8 अक्टूबर 2022 को कैलिफोर्निया के सैन लुइस ओबिस्पो में कैवली एस्टेट में एक समारोह के दौरान अपनी लंबे समय से प्रेमिका एमिली ट्रेमाइन के साथ शादी के बंधन में बंध गए। निकोलस एलन सेर्सी, जन्म 7 मार्च 1959, 3, एक अमेरिकी चरित्र अभिनेता है, जिन्हें एफएक्स के जस्टिफाइड में चीफ डिप्टी यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल आर्ट मुलेन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने टॉम हैंक्स द्वारा निर्मित मिनी सीरीज फ्रॉम द अर्थ टू द मून में डेके स्लेटन के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी और गोस्नेल, द ट्रायल ऑफ अमेरिकाज बिगेस्ट सीरियल किलर का निर्देशन किया था, जो 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई फिल्म थी। 4 प्रारंभिक जीवन। निकोलस एलन सेर्सी का जन्म उत्तरी कैरोलिना के कुल्लोही में हुआ था। 5-6 वह कुल्लोही हाई स्कूल से स्नातक है। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की और 1982 की गर्मियों में चैपल हिल में नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में डिग्री हासिल की। 5 आजीविका। 1982 से 1989 तक सीएरसी न्यूयॉर्क में रहे, जहां उन्होंने ऑफ ब्रॉडवे नाटक किए। इनमें से कुछ में गाइज एंड डॉल्स, कैबरे और जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार शामिल थे। जब वे उत्तरी कैरोलिना वापस चले गए तो उन्होंने स्थानीय स्तर पर शूटिंग की जाने वाली विशेषताओं में अभिनय करना शुरू कर दिया। डेज ऑफ थंडर 1990 और द प्रिंस ऑफ टाइड्स 1991 में छोटे छोटे किरदारों ने उन्हें फ्राइड ग्रीन टोमेटोज 1991 में दुर्भावनापूर्ण पति फ्रैंक और नेल 1994 में मददगार डिप्टी शेरिफ की भूमिका निभाने का मौका दिया। सर्सी कई टेलीविजन सीरीज में नजर आ चुके हैं। थंडर एले में ब्रेड के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। वह अमेरिकन गोथिक पर एक नियमित सीरीज थे और डॉन जॉनसन के साथ मर्डर 1 और नैश ब्रिजेस में अतिथि भूमिका निभाई थी। वह 1998 से 2001 तक यूपीएन सीरीज 7 डेज में एक नियमित किरदार थे और 2004 से 2006 तक एबीसी सीरीज रॉडनी में बैरी मार्टिन की भूमिका निभाई, जिसमें रॉडनी कैरिंगटन ने अभिनय किया था। उन्होंने कई टीवी फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें इन द बेस्ट ऑफ फैमिलीज, मैरिज, प्राइड एंड मैडनेस 1994, स्टोलन इनोसेंस 1995 शामिल है। 7 2014 में वह सीबीएस ड्रामा इंटेलिजेंस में दिखाई दिए। 8 1996 की गर्मियों में सेर्सी ने सीन ब्रिजर्स द्वारा लिखित अपनी स्वतंत्र फीचर पैराडाइज फॉल्स 1997 का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया और उन्होंने अटलांटा फिल्म फेस्टिवल में साउथ ईस्टर्न मीडिया अवार्ड, हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड डिस्कवरी अवार्ड जीता। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए $1 मिलियन से कम और चार्ल्सटन एसी 1997 वर्ल्ड फेस्ट में सर्वश्रेष्ठ नाटकीय फीचर। 9 तब से वह कास्ट अवे 2000, 1 ओवर फोटो 2002, रनवे जूरी 2003, द असैसिनेशन ऑफ रिचर्ड निक्सन 2005, द अगली ट्रूथ 2009, ग्रेटर 2016, 3 बिलबोर्ड आउटसाइड एबिंग, मिसौरी 2017 और द शेप ऑफ वाटर 2017 जैसी फिल्मों में दिखाई दिए।
2011 में सेरसी यूट्यूब पर हरमन कैन अभियान विज्ञापन येलो फ्लावर्स में दिखाई दिए। 2015 में सेरसी को फिल्म गोस्नेल अमेरिकाज बिगेस्ट सीरियल किलर का निर्देशक नामित किया गया था, जो कि दोषी शिशु हत्यारे और गर्भपात करने वाले केर्मिट गोस्नेल पर आधारित एक सच्चा अपराध नाटक था। 27 दिसंबर 2017 को सेरसी द रश लिम्बाग शो के अतिथि मेजबान थे। व्यक्तिगत जीवन। सेरसी अपनी पत्नी अभिनेत्री लेस्ली रिले और अपने 2 बच्चों क्लो और उमर के साथ दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहते हैं। 12 सोशल मीडिया पर गतिविधि। सेरसी एक मुखर रूढ़िवादी है। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर उनके राजनीतिक और पारस्परिक व्यवहार को कई समाचार आउटलेट में उजागर किया गया है। सेरसी ने कहा है, मुझे पता है कि लोगों की भावनाएं होती है, इसलिए मैं उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता हूं। 2013 में सेरसी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज की मृत्यु पर सीन पेन के राजनीतिक विचारों का मजाक उड़ाया था, जिनके लिए पेन ने प्रशंसा व्यक्त की थी। उस वर्ष के अंत में उन्होंने पेशेवर पहलवान केविन नैश की अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्ट पर टिप्पणी का जवाब देते हुए उन्हें गधाचुंबन करने वाला सांख्यिकीविद कहा। 2014 में सेरसी ने समलैंगिक विवाह और अनाचार की चर्चा में कई व्यक्तियों को जवाब दिया, जिसके दौरान उन्होंने उनके वजन के आधार पर व्यक्तियों और पत्रकारों का मजाक उड़ाया, जब उन्होंने उन्हें और अन्य रिपब्लिकन को नस्लवादी कहा था। 15 सेरसी ने 2015 में भी नियमित रूप से लोगों का उनके वजन के कारण उपहास किया, फिर से उनके आरोपों के जवाब में कि जो लोग डेमोक्रेटिक नीतियों का विरोध करते थे वे नस्लवादी थे। 13 सेरसी ने बताया, मुझे इस चुनाव को हास्यास्पद के अलावा कुछ और खोजने में परेशानी हो रही है। 16 2017 में उन्होंने इस बात पर अनिश्चितता व्यक्त की कि क्या उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों के कारण काम खो दिया है। 17 फिल्मोग्राफी। पतली परत। फ्रेंका पोटेंटे, जर्मन, FAKPO.TN.T, जन्म 22 जुलाई 1974, एक जर्मन अभिनेत्री है। वह पहली बार कॉमेडी फिल्म आफ्टर 5 इन द फॉरेस्ट प्राइमवल 1995 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें बवेरियन फिल्म पुरस्कार। उन्हें सफलता 1998 में मिली, जब उन्होंने प्रशंसित एक्शन थ्रिलर रन लोला रन, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बाम्बी पुरस्कार। टेलीविजन फिल्मों पर नबॉल 1998, उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और वेरियन टेलीविजन अवार्ड। जर्मन प्रोडक्शन में आधे दशक तक अच्छी भूमिकाएं निभाने के बाद पोटेंटे ने बायोग्राफिकल क्राइम फिल्म ब्लो 2001 में अपनी भूमिका के साथ हॉलीवुड में कदम रखा और द बॉर्न आइडेंटिटी 2002 और द बॉर्न सुप्रीमेसी 2004 में अपनी भूमिकाओं के लिए व्यापक पहचान हासिल की। उन्होंने 2008 में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी तमारा बनके और द कॉन्ज्यूरिंग 2016 में मनोवैज्ञानिक अनीता ग्रेगरी की भूमिका निभाई। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में एनाटॉमी 2000, द प्रिंसेस एंड द वॉरियर 2000, क्रीप 2004, रोमुलस, माई फादर 2007, इचमैन 2007 और म्यूज 2017 शामिल है। पोटेंटे ने टेलीविजन सीरीज कॉपर 2012 से 2013, टैबू 2017 और वर्तमान में क्लॉज एंड टाइटन्स और इको 3 2022 में अभिनय किया है। उन्होंने अमेरिकन हॉरर स्टोरी 2012 और द ब्रिज 2014 के दूसरे सीजन में भी आवर्ती भूमिकाएं निभाई। प्रारंभिक जीवन। 2 बच्चों में से बड़ी पोटेंटे का जन्म मुस्टर, पश्चिम जर्मनी में हुआ था, एक और उनका लालन पालन पास के डुलमेन में हुआ। 2 उनकी मां हिल्डेगार्ड एक चिकित्सा सहायक है और उनके पिता डाइटर पोटेंटे एक शिक्षक है। उनका इतालवी उपनाम उनके परदादा एक सिसिली स्लेटर से निकला है, जो 19वीं शताब्दी के दौरान जर्मनी चले गए थे। जब वह 17 साल की थी,
तो पोटेंटे ने टेक्सास के ह्यूस्टन के एक उपनगर हम्बल में एक सचिन छात्र के रूप में कुछ महीने बिताए। 3. आजीविका। 1990 के दशक। जर्मनी में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पोटेंटे ने म्यूनिक के ओटो फाल्कनबर्ग स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला लिया। पोटेंटे ने स्कूल के समय के बाहर अभिनय की नौकरियां की और 1995 की छात्र फिल्म ऑफ ब्रुच प्रस्थान में अपनी पहली फिल्म में दिखाई दीं। फिर उन्हें एक कास्टिंग एजेंट ने देखा और वह अपने तत्कालीन प्रेमी हंस क्रिश्चियन श्मिट द्वारा निर्देशित फिल्म नाच फुनफ इम उर्वाल्ड आफ्टर 5 इन द फॉरेस्ट प्राइमवल में दिखाई दीं। उन्होंने अन्ना नाम की एक 17 वर्षीय लड़की की भूमिका निभाई जो शहरी माहौल में आज़ादी की तलाश में एक लड़के के साथ घर से भाग जाती है जो उस पर क्रश है। फिल्म का प्रीमियर 1995 के हॉफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 25 अप्रैल 1996 को जर्मन सिनेमाघरों में लगी। 4-5 पोटेंटे यूरोप लौट आई और जर्मन और फ्रेंच फिल्मों में काम किया। उनकी सफलता 1998 की लोला रेंट रन लोला रन से आई जब उनकी मुलाकात एक कैफे में निर्देशक टॉम टाइकवर से हुई। विशेष रूप से उनके व्यक्तित्व के लिए लिखी गई, उनकी भूमिका एक ऐसी महिला की थी जिसे अपने प्रेमी की जान बचाने के लिए 20 मिनट में 1 लाख ड्यूश मार्क प्राप्त करने की जरूरत है। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट वाली आर्ट हाउस थ्रिलर एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 14.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 6 वैरायटी ने लिखा कि उनका प्रदर्शन एक साथ वीर, भयंकर, डरा हुआ और कमजोर था। 7 जबकि eFilmCritic.com ने उनकी कास्टिंग को स्मार्ट विकल्प कहा। 8 प्यार और पहचान से परेशान लोगों के बारे में, जिसे 17 सितंबर 1999 को जर्मनी में रिलीज किया गया था। 10-2000 2005 फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में पोटेंटे बाय जर्मन भाषा की हॉरर फिल्म एनाटॉमी 2000 में उन्होंने एक मेडिकल छात्रा की भूमिका निभाई जो एक विशिष्ट हिडलबर्ग मेडिकल स्कूल में जगह जीतती है जहां वह एक गुप्त एंटी हिप्पोक्रेटिक समाज द्वारा भीषण साजिश का पर्दाफाश करती है। 11 यह फिल्म जर्मनी में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसने घरेलू स्तर पर 10.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 12 और वैरायटी ने फिल्म की समीक्षा में टिप्पणी की, मजबूत युवा जर्मन स्टार फ्रेंका पोटेंटे रन लोला रन के साहसी प्रदर्शन के साथ एनाटॉमी खौफनाक, कभी कभी भीषण, वाइडस्क्रीन मजा है जो सभी सही बटन दबाता है। स्थानीय बॉक्स ऑफिस पर स्क्रीम से बेहतर प्रदर्शन और अब तक की साल की सबसे बड़ी जर्मन तस्वीर। 13 इसके अलावा 2000 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा द प्रिंसेस एंड द वॉरियर में मुख्य भूमिका निभाई जिसका निर्देशन उनके रन लोला रन निर्देशक टाइकवर ने किया था। फिल्म में उन्होंने एक मनोरोग अस्पताल की नर्स का किरदार निभाया था जो एक निकट मृत्यु के अनुभव के बाद एक पीड़ित पूर्व सैनिक बेनो फुरमान एनाटॉमी में उनके सहकलाकार भी के साथ रिश्ते में प्रवेश करती है जो अपराधी बन जाता है। 14 स्वतंत्र फिल्म को आलोचकों द्वारा अनुकूल रूप से प्राप्त किया गया था। eFilm क्रिटिक ने कहा कि पोटेंटे यहाँ एक बहुत ही संयमित चरित्र के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित करती है लेकिन अभी भी शक्तिशाली भावनात्मक दृश्य देने में सक्षम है, जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज की आम सहमति थी। पोटेंटे की पहली अंग्रेजी भाषा की भूमिका एक फ्लाइट अटेंडेंट की थी जो जॉनी डेप के साथ जीवनी अपराध फिल्म ब्लो में कोकीन तस्कर जॉर्ज जंग से सगाई कर लेती है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। 16 जबकि इसने दुनिया भर में 83.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 17 उन्होंने लियो फिट्जपैट्रिक और सेल्मा ब्लेयर के साथ विवादास्पद स्वतंत्र ड्रामा स्टोरी टेलिंग 2001 में एक फिल्म संपादक की भूमिका निभाई। इसका प्रीमियर 2001 के कान फिल्म समारोह में हुआ। 18 और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसे सीमित रिलीज मिली। 19-20 पोटेंटे को अगली बार द बॉर्न आइडेंटिटी 2002 में उनके प्रदर्शन के लिए दर्शकों से बहुत व्यापक पहचान मिली जिसमें मैट डेमन सहकलाकार थे।
फिल्म को रिलीज होने पर सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत मिला। 21 और 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में इसने वैश्विक स्तर पर 214 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 22 फिल्म में अपनी भूमिका के बाद उन्होंने अमेरिकी फिल्मों ऑल आई वांट 2002 और आई लव योर वर्क 2003 और जर्मन प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट 2003 में अभिनय किया। उन्होंने जर्मन हॉरर सीक्वल एनाटॉमी 2 2003 और द बॉर्न सुप्रीमेसी 2004 में पिछली भूमिकाएं दोहराईं, जिसने दुनिया भर में 288.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 2004 में उन्होंने ब्रिटिश जर्मन हॉरर फिल्म क्रीप में अभिनय किया, जिसमें एक महिला की भूमिका निभाई गई थी जो रात भर लंदन अंडरग्राउंड में बंद रहती है, जो खुद को नीचे के सीवर में रहने वाले एक भयानक रूप से विकृत हत्यारे द्वारा पीछा किए जाने का सामना करती है। मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फिल्म ने यूके के सिनेमाघरों में 3.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 24 व्यूलंदन ने लिखा, प्रदर्शन अच्छे है, विशेष रूप से पोटेंटे, जो अपने चरित्र को आश्चर्यजनक रूप से अप्रिय बनाकर चीखने वाली रानी के क्लिच से बचती है। केट अपने शुरुआती दृश्यों में असभ्य और अभिमानी है, और यह तथ्य कि वह जर्मन है निश्चित रूप से एक संयोग है। 25 2006 में पोटेंटे जर्मन आने वाले युग के नाटक एलिमेंटार टेलचेन 8 माइजर में दिखाई दी, जो मिशेल हॉलेबेक के उपन्यास लेस पार्टिक्यूल्स एलिमेंटेयर्स पर आधारित और ओस्कर रोहलर द्वारा निर्देशित थी। उन्होंने डेयर डाई टोलकिर्श ऑसग्रेप्ट लिखा और निर्देशित किया, जो 2006 में जारी एक मूक फिल्म भी थी। उन्होंने अगली बार एरिक बाना और कोडी स्मिथ मैकफे के साथ ऑस्ट्रेलियाई ड्रामा फिल्म रोमुलस माई फादर 2007 में अभिनय किया, जो एक जोड़े के अपने बेटे को बड़ी विपत्ति के बीच पालने के संघर्ष के बारे में थी। अपने चित्रण के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री के लिए ऑस्ट्रेलियाई फिल्म उद्योग पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। मई 2007 में शुरू होकर पोटेंटे ने एफएक्स नाटक द शील्ड 26 2007 में भी वह इचमैन 2007 में दिखाई दी, जो एडोल्फ इचमैन की पूछताछ का विवरण देने वाली एक जीवनी फिल्म थी। 2008 में अर्जेंटीना के मार्क्सवादी क्रांतिकारी अर्नेस्टो चे ग्वेरा के बारे में 2 भाग की बायोपिक पोटेंटे ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारी तमारा बंके की भूमिका निभाई। उन्होंने वल्चर पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार के दौरान फिल्म को वास्तव में महाकाव्य और बहुत भावुक बताया। 27 पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई इस फिल्म को सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, जबकि इसने दुनिया भर में 40.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 28-29 द न्यू यॉर्कर ने पोटेंटे की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की, बहुसंख्यक आंकड़े आते हैं और जाते हैं, बिना ज्यादा प्रभाव दर्ज किए कथानक को बदल देते हैं। 30 और हॉलीवुड रिपोर्टर ने उनके हिस्से को एक छोटी भूमिका के रूप में वर्णित किया और महसूस किया कि अभिनेत्री हर दृश्य में पूरी तरह से असहज लगती। 2010 के दशक पोटेंटे ने अमेरिकी नियोनोयर फिल्म शंघाई को बैंकॉक, थाईलैंड में फिल्माया, जिसका प्रोडक्शन अगस्त 2008 में पूरा हुआ। 32 1940 के दशक की चीनी जासूसी दुनिया पर आधारित यह फिल्म 9 जून 2010 को चीन में, 33 और 2 अक्टूबर 2015 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज हुई थी। 34 2011 में उन्होंने लैकोनिया घटना के बारे में नाटक द सिंकिंग ऑफ द लैकोनिया में एक यात्री की प्रमुख भूमिका निभाई। 35 2 भाग की टेलीविजन फिल्म पहली बार जनवरी 2011 में BBC 2 पर प्रसारित हुई। पोटेंटे ने BBC अमेरिका की पहली मूल पटकथा वाली सीरीज कॉपर में ईवा हेसन के रूप में अभिनय किया, जो एक चतुर जर्मन अमेरिकी व्यवसायी और अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान न्यूयॉर्क शहर के 5 पॉइंट्स जिले में एक वेश्यालय की मालकिन थी। 36 इस शो का प्रीमियर 9 अगस्त 2012 को हुआ और यह नेटवर्क के इतिहास में सबसे बड़ा डेब्यू था। बाद में इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 37 लेकिन BBC ने इसके समापन के बाद इसे रद्द करने की घोषणा की। पोटेंटे ने बाद में अमेरिकन हॉरर स्टोरी
एसाइलम में 2 एपिसोड की उपस्थिति दर्ज की, एक महिला के रूप में जो होलोकॉस्ट पीड़िता और डायरी लेखक एनी फ्रैंक होने का दावा करती है। 38-39 2014 में पोटेंटे को एफएक्स सीरीज द ब्रिज के दूसरे सीजन में एलेनोर नचट के रूप में एक भूमिका मिली, जो कार्टेल के लिए एक फिक्सर थी। वह हॉरर सीक्वल द कॉन्ज्यूरिंग 2 में वास्तविक जीवन की जर्मन ब्रिटिश परामनोवैज्ञानिक अनीता ग्रेगरी के रूप में बड़े पर्दे पर लौटीं, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के अंत में एनफील्ड पोल्टरजिस्ट मामले की जांच की थी। 40 हॉलीवुड रिपोर्टर ने पाया कि उन्हें अधिकांश एक्शन के लिए अजीब तरह से दरकिनार कर दिया गया। 41 लेकिन दुनिया भर में 320.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ यह पोटेंटे की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई। 42-43 इसके अलावा 2016 में उन्होंने कनाडाई अलौकिक श्रृंखला डार्क मैटर के दूसरे सीजन में एक गन्ना और दृढ़ मुख्य निरीक्षक की 2 एपिसोड की भूमिका प्राप्त की। 2020 का दशक 2020 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म होम बनाई, जिसके लिए वह पटकथा के लिए भी जिम्मेदार थीं। फिल्म का प्रीमियर अक्टूबर 2020 में हुआ। 45 2022 में पोटेंटे टाइटन्स के सीजन 4 में दिखाई दी, जहां उन्होंने मदर मेहेम का किरदार निभाया। 46 लिखित कार्य लॉस एंजिल्स में अपने समय के दौरान सहकर्मी मैक्स उर्लेचर के साथ पोटेंटे के पत्राचार के आधार पर सितंबर 2005 में लॉस एंजिल्स बर्लिन नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। मई 2009 में पोटेंटे ने अपनी दूसरी पुस्तक किक एस एन अल्टरनेटिव वर्कआउट प्रकाशित की, जिसे उनके निजी प्रशिक्षक कार्स्टन शेलेनबर्ग के साथ मिलकर लिखा गया था। अगस्त 2010 में उनकी कहानियों का पहला खंड जेन प्रकाशित हुआ। 47 व्यक्तिगत जीवन जर्मन फिल्म निर्देशक टॉम टिकवर और अमेरिकी अभिनेता एलिजा वुड सहित अन्य के साथ संबंधों के बाद पोटेंटे ने 2012 के मध्य में एक निजी समारोह में अमेरिकी अभिनेता डेरेक रिचर्डसन से शादी की। 48 यह जोड़ा लॉस एंजिल्स में रहता है और उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका जन्म 2011 और 2013 में हुआ था। 49 फिल्मोग्राफी पेनेलोप मिशेल जन्म 24 जुलाई 1991 एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री है, जिन्हें अमेरिकी हॉरर टेलीविजन श्रृंखला हेमलॉक ग्रोव में लेथा गॉडफ्रे और द वैम्पायर डायरीज में लिव पार्कर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन मेलबर्न, विक्टोरिया में एक फ्रांसीसी मूल की कलाकार मां और ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी पिता के घर जन्मी मिशेल ने अपना अधिकांश बचपन अपने 2 बड़े भाइयों के साथ ऑस्ट्रेलिया में बिताया। उन्होंने 4 से 16 साल की उम्र तक बैले का अध्ययन किया। 3 मिशेल ने अपने स्नातक वर्ष में शीर्ष 1% में जगह बनाई और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट डिप्लोमा मिला। 4 उन्होंने वकील बनने के इरादे से मेलबर्न विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। अभिनय करने के लिए लॉस एंजिल्स जाने से पहले मिशेल ने कला, मीडिया संचार में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की। पेनेलोप लेस्टर मिशेल, एमबीई और हीथर मिशेल, ओबीई की पोती है, जो प्रमुख कृषिविद और राजनीतिक कार्यकर्ता है। हीथर मिशेल नेशनल फार्मर्स फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष थीं और पूर्व विक्टोरियन प्रीमियर जॉन किरण के साथ लैंडकेयर ऑस्ट्रेलिया की सहसंस्थापक थीं। 5 वह अभिनेत्री राधा मिशेल की चचेरी बहन है। 6-7 आजीविका हेमलॉक ग्रोव में अपनी भूमिका पाने से कुछ साल पहले उन्होंने अभिनय करना शुरू कर दिया था, जिसमें टून टाइम, एक ऑस्ट्रेलियाई बच्चों का शो, एबीसी ऑस्ट्रेलिया शो नेक्स्ट स्टॉप हॉलीवुड, जिसमें 6 ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता पेनेलोप सहित पायलटों के ऑडिशन के लिए हॉलीवुड जाते हैं, और ऑस्ट्रेलियाई पुलिस नाटक रश के एक एपिसोड में दिखाई दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशेल को टेलीविजन सीरीज द वैम्पायर डायरीज 8 और हेमलॉक ग्रोव 9 के साथ साथ फिल्म हेलबॉय और जिपर में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 10 उन्हें हाल ही में टेलीविजन सीरीज स्टार ट्रेक पिकार्ड में रेनी पिकार्ड के रूप में भी कास्ट किया गया था। फिल्मोग्राफी फिल्म भूमिकाएं
वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2011 मोटी औरत झूलती है स्पेनिश सफेद मदिरा लघु फिल्म। पिशाच की रात्रि पाली सोफिया लघु फिल्म। दूसरों की कृपा अनुग्रह लघु फिल्म। मेथ से पागलपन तक झो लघु फिल्म। 2012 द विशफुल लूला डो बटा राजकुमारी लूला लघु फिल्म। 6 भूखंड जूल्स फ्रीमैन उर्फ 6 कब्रें। हरी आंखें सारा लघु फिल्म। 2013 जो घोषणापत्र मुकदमा चलाना। 2014 अंधेरे का डर स्काई विलियम्स। 2015 जिपर लेसी जेनिफर। डाउनर्स ग्रोव का अभिशाप ट्रेसी। इंतजार का खेल एरिका लघु फिल्म। वक्र एला रटलेज। 2017 ग्ना अपार्टमेंट 212 जेनिफर। गैरी माइकल गैरेट क्लेटन जन्म 19 मार्च 1991 एक अमेरिकी अभिनेता और गायक है। उन्हें 2013 की डिज्नी चैनल मूवी टीन बीच मूवी और इसके 2015 के सीक्वल टीन बीच 2 में टैनर की भूमिका निभाने और अन्य फिल्म, टेलीविजन और मंच भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। जीवन और पेशा। गैरी माइकल क्लेटन एक का जन्म 19 मार्च 1991 को डियरबॉर्न, मिशिगन में हुआ था। उनकी लेबनानी विरासत है। 3 उन्होंने मिशिगन के डियरबॉर्न हाइट्स में क्रेस्टवुड हाई स्कूल में अभिनय करना शुरू किया, जहां उन्होंने ड्रामा क्लब की कई प्रस्तुतियों में अभिनय किया। बाद में उन्होंने ओकलैंड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने संगीत थिएटर का अध्ययन किया। कास्टिंग निर्देशकों द्वारा यह कहे जाने के बाद कि उनका नाम बहुत पुराना लग रहा है, उन्होंने गैरेट क्लेटन का मंच नाम अपना लिया। 2010 में उन्होंने डेज ऑफ अवर लाइव्स और शेक इट अप में काम किया। दिसंबर 2012 में वे लाइफटाइम मूवी हॉलिडे स्पिन में दिखाई दिए, जिसमें राल्फ मैक्चियो ने सहाभिनय किया, ब्लेक के रूप में, एक विद्रोही किशोर जो अपनी मां की कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद अपने पिता के साथ रहने के लिए मजबूर है। 4 उन्हें 2013 में डिज्नी की संगीत में टीन बीच मूवी में टार्नर की भूमिका में लिया गया था, जिसमें उन्होंने एक शांत लेकिन खाली सर्फर की भूमिका निभाई थी, जो फ्रेंकी एवलॉन और हेयर स्प्रे से लिंक के बीच का मिश्रण है। 5 फिल्म का निर्देशन जेफरी हॉर्नरे ने किया था और इसे प्यूर्टो रिको में फिल्माया गया था और जुलाई 2013 में पहली बार प्रसारित किया गया था। इसमें रॉस लिंच, मैया मिशेल और ग्रेस फिप्स सहकलाकार है। द फॉस्टर्स के पहले सीजन के उत्तरार्ध में उनकी आवर्ती भूमिका थी। 6 2016 में उन्होंने जेम्स फ्रैंको और क्रिश्चियन स्लेटर के साथ फिल्म किंग कोबरा में समलैंगिक पोर्न स्टार ब्रेंट कोरिगन की भूमिका निभाई और हेयर स्प्रे लाइव के एनबीसी टेलीविजन प्रसारण में लिंक लार्किन की भूमिका निभाई। 7 उन्होंने हॉरर थ्रिलर फिल्म डोंट हैंग अप में ब्रैडी मैनियन के रूप में अभिनय किया, जो फरवरी 2017 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 8-9 इसके अलावा 2017 में क्लेटन टेनेसी विलियम्स के बाद के जीवन के बारे में डॉटसन रेडर के नाटक गॉड लुक्ड अवे के 6 सप्ताह के रन में अल पैचिनो और जूडिथ लाइट के साथ ल्यूक के रूप में पासाडेना प्लेहाउस में मंच पर दिखाई दिए। 10 व्यक्तिगत जीवन। 2018 में क्लेटन ने खुलासा किया कि वह समलैंगिक है और 2011 से वह अपने बॉयफ्रेंड ब्लेक नाइट के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में है। 11 जनवरी 2019 में क्लेटन ने घोषणा की कि वह और नाइट 1 साल पहले सगाई कर चुके थे। 12 सितंबर 2021 में इस जोड़े ने लॉस एंजिल्स में एक आउटडोर गार्डन पार्टी थीम वाली शादी में शादी की, जिसे क्लेटन की किंग कोबरा सहकलाकार एलिसिया सिल्वरस्टोन ने अंजाम दिया। 13 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2008 मीनार जोम्बी। 2009 मैजिक मेंटा सेंडर। 2010 वर्जीनिया मोर्मन लड़का 2। 2011 प्रिय ग्लोरिया बालक। 2012 बिग बैलून एडवेंचर में ओगी लव्स डिनर डांसर। 2016 विलिट्स में आपका स्वागत है जैक। 2016 फोन नकाटे ब्रैडी मैनियन। नागराज ब्रेंट कोरिगन। एलियन हंटर जैक।
2018 दुनियाओं के बीच 14 माइक। द लास्ट ब्रेकफास्ट क्लब 15 ब्रायन। पहुंच 16 स्टीवन। 2019 छीलना कागज का टुकड़ा। 2021 बन्नी ब्रावो के रोमांच पपीता। 2023 मेटाचाइन परिवार जेक। टीबीए हमारा आदमी मैथ्यू डाक उत्पादन। टेलीविजन। लिडिया मैरी हर्स्टशॉ, जन्म 19 सितंबर 1984, एक अमेरिकी फैशन मॉडल, अभिनेत्री, सोशलाइट और लाइफस्टाइल ब्लॉगर है। वह समाचार पत्र प्रकाशक और राजनीतिज्ञ विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट की परपोती और लेखिका और अभिनेत्री पैटी हर्स्ट की बेटी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हर्स्टशॉ का जन्म 1984 में हुआ था। वे 30 वर्षीय अभिनेत्री पैटी हर्स्ट और 39 वर्षीय बर्नार्ड एल शॉ की बेटी है, जो सैन फ्रांसिस्को के पूर्व पुलिस अधिकारी है। 4 उन्होंने 2003 तक फेयरफील्ड, कनेक्टिकट में सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने फैशन मॉडलिंग शुरू की। 5 आजीविका, पत्रिकाएं और फैशन शो। फोटोग्राफर स्टीवन मीसेल ने हर्स्ट को खोजा और अप्रैल 2004 में वोग इटालिया के लिए उनका पहला मैगजीन कवर शूट किया। 6 तब से वह वोग, हार्पर बाजार, एले, मैरी क्लेयर, जीक्यू, एलफिशियल और एस्क्वायर जैसे कई मैगजीन कवर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दी है। उन्होंने मीसेल, पैट्रिक डेमार्चेलियर, एलेन वॉन अनवर्थ, मारियो टेस्टिनो, पीटर लिंडबर्ग, इनेज वैन लाम्सवीरडे और विनुद मटाडिन जैसे कई प्रसिद्ध फोटोग्राफरों के साथ काम किया है। हर्स्ट ने चैनल, फेंडी, कैथरीन मेलेंड्रिनो, निकोल मिलर और जेरेमी स्कॉट जैसे फैशन डिजाइनरों के लिए मॉडलिंग की है। 7 विज्ञापन देना। हर्स्ट प्रादा, लुई वुइटन, अलेक्जेंडर मैकक्वीन, बोटेगा वेनेटा, सेफोरा, लोरियल फेरिया, DKNY, MYLA लॉन्जरी, H&M, NARS कॉस्मेटिक्स, मैक कॉस्मेटिक्स, मिस मी जीन्स, मोशिनो चीप एंड चिक के विज्ञापन अभियानों में दिखाई दी है। 8 2007 में वह प्यूमा के फ्रेंच 77 में दिखाई दी, जिसके बाद प्यूमा ने उन्हें अपने संग्रह के लिए हैंडबैग की एक लाइन डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया। 9 2012 के वसंत में स्वारोवस्की ने हर्स्ट को अपने हार्ट ट्रूथ अभियान के लिए अपना राजदूत चुना, जिसे राष्ट्रीय हृदय, फेफड़े और रक्त संस्थान द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य हृदय स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं की जागरूकता बढ़ाना था। 10 पत्रकारिता। हर्स्ट कुछ समय के लिए पेज 6 के लिए स्तंभकार थीं, जो न्यूयॉर्क पोस्ट के रविवार संस्करण की एक विशेषता थी। उन्होंने एक जीवनशैली और फैशन ब्लॉग भी चलाया। 11 अन्य भूमिकाएं। हर्स्ट ने दिस मस्ट बी द प्लेस के माइल्स फिशर कवर के लिए संगीत वीडियो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 12 हर्स्ट ने 2011 में सिस्को एडलर के सॉन्ग फॉर ऑल द गर्ल्स के लिए एक संगीत वीडियो में फिर से अभिनय किया। 13 जहां उसे एक स्पिन आरी द्वारा ग्राफिक रूप से हत्या कर दी जाती है। जॉनी पॉलीगॉन के लिमोसेक सुपरस्टार वीडियो में भी उनकी एक छोटी भूमिका है। रियलिटी टीवी। हर्स्ट ने ऑक्सीजन की द फेस मॉडलिंग रियलिटी प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण के लिए एनी वैलित्सियाना और नाओमी कैंपबेल के साथ सुपरमॉडल कोच के रूप में काम किया। इस सीजन का प्रीमियर 5 मार्च 2014 को हुआ था। 14 व्यक्तिगत जीवन। हर्स्ट ने 20 अगस्त 2016 को कैलिफोर्निया के पासाडेना में क्रिस हार्डविक से शादी की। 15 उनकी बेटी का जन्म जनवरी 2022 में हुआ। वे वर्तमान में लॉस एंजल्स के लॉस फेलिज में रहते हैं। 16 लोकोपकार। उनके परिवार की परोपकार की परंपरा ने हर्स्ट को ऑपरेशन स्माइल के लिए स्माइल एम्बेसडर बनने के लिए प्रेरित किया। 17 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 2008 द लास्ट इंटरनेशनल प्लेबॉय स्टेला। 2012 2 जैक एलेक्सिस। 2013 प्रलाप जेनिफर। 2014 केबिन बुखार, रोगी शूने ब्रिजेट। 18
डैनियल सैलिस ह्यूस्टन, जन्म 14 मई 1962, एक अमेरिकी अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक है। फिल्म निर्माताओं के ह्यूस्टन परिवार के सदस्य, वे निर्देशक जॉन ह्यूस्टन के बेटे और अभिनेत्री एंजेलिका ह्यूस्टन के सौतेले भाई हैं। उन्हें इवांस एक्सटीसी 2000 जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, एक जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 21 ग्राम 2003, बर्थ 2004, द एविएटर 2004 भी, द कांस्टेंट गार्डनर 2005, मैरी एंटोनेट 2006, 3 चिल्ड्रन ऑफ मेन 2006 भी, द किंगडम 2007, 4, 30 डेज ऑफ नाइट 2007 भी, रॉबिन हुड 2010, 5 हिचकॉक 2012, 6 द कांग्रेस 2013, 7 बिग आइज 2014, 8 वंडर वुमन 2017, 9-10 गेम नाइट 2018, स्टेन एंड ओली 2018 भी, और एंजेल हैज फॉलन 2019। ह्यूस्टन ने एफएक्स सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी, कॉवन में द एक्समैन और अमेरिकन हॉरर स्टोरी, फ्रीक शो में मैसिमो डोल्सेफिनो की भूमिका निभाई। 11-12 उन्होंने मैजिक सिटी 2012 से 13 में बेन द बुचर डायमंड, पैरामाउंट नेटवर्क ड्रामा सीरीज येलोस्टोन 2018 से 19 के पहले 2 सीजन में डैन जेनकिंस और सक्सेशन 2019 के दूसरे सीजन में जेमी लेयर्ड की भूमिका निभाई। उनके निर्देशन क्रेडिट में मिस्टर नॉर्थ 1988, द मैडेनिंग 1995 और द लास्ट फोटोग्राफ 2017 फिल्में शामिल है। प्रारंभिक जीवन। हस्टन का जन्म 14 मई 1962 को रोम, इटली में हुआ था। वह निर्देशक और अभिनेता जॉन हस्टन और अभिनेत्री जो सैलिस के बेटे हैं। 13 उस समय हस्टन इटली में द बाइबल इन द बिगिनिंग का निर्देशन कर रहे थे, जिसमें सैलिस ने हैगर की भूमिका निभाई थी। अपने पिता के माध्यम से वह अभिनेत्री एंजेलिका हस्टन और पटकथा लेखक टोनी हस्टन के सौतेले भाई है। उनके 2 दत्तक भाई बहन हैं, पाब्लो हस्टन और लेखिका एलेग्रा हस्टन। वह अभिनेता जैक हस्टन के चाचा और अकादमी पुरस्कार विजेता अभिनेता वाल्टर हस्टन के पोते हैं। वह कनाडाई, वेल्श, स्कॉट्स-आयरिश, स्कॉटिश और एंग्लो इंडियन वंश का है। 14-15 युवा ह्यूस्टन ने अपना अधिकांश प्रारंभिक जीवन यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में बिताया और अपनी मां के माध्यम से ब्रिटिश नागरिकता बनाए रखी। 16 उन्होंने अंडर द वोल्केनो 1984 के निर्माण के दौरान अपने पिता के सहायक के रूप में काम किया और द डेड 1987 में सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे। ह्यूस्टन लंदन फिल्म स्कूल से स्नातक है। 17 आजीविका। ह्यूस्टन ने अपने अभिनय की शुरुआत 12 वर्ष की आयु में जॉर्ज कैनेडी अभिनीत थ्रिलर फिल्म द ह्यूमन फैक्टर 1975 से की थी। 1988 में हस्टन ने मिस्टर नॉर्थ का निर्देशन किया, जो थॉर्नटन वाइल्डर के थियोफिलस नॉर्थ का रूपांतरण था। फिल्म का निर्माण उनके पिता ने किया था, जिनकी मृत्यु इसके पूरा होने से पहले हो गई थी। 18-19 1995 में हस्टन ने लिविंग लास वेगास में बारटेंडर 2 की भूमिका निभाई और फिल्म द मैडनिंग का निर्देशन किया। 20-21 ह्यूस्टन को स्वतंत्र फिल्म इवांस एक्सटीसी में उनके प्रदर्शन के लिए 2003 में इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था। 1 हस्टन मार्टिन स्कॉर्सेसे की द एविएटर में नजर आए। कलाकारों की टुकड़ी को 2004 के एसएजी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2006 में फर्नांडो मीरेल्स की द कांस्टेंट गार्डनर में सैंडी वुड्रो के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए हस्टन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन सैटेलाइट पुरस्कार मिला। हस्टन ने ऑस्ट्रेलियाई वेस्टर्न द प्रोपोजिशन में अभिनय किया। 22 हस्टन ने अल्फा मेल और ओलिवर पार्कर की फेड टू ब्लैक में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने ऑर्सन वेल्स की भूमिका निभाई। 23
24 उन्होंने द क्रेउजर सोनाटा में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2008 एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 25 उनकी अन्य फिल्मों में बर्थ, सिल्वर सिटी, मैरी एंटोनेट, द नंबर 23, द किंगडम, हाउ टू लूज फ्रेंड्स एंड एलिनेट पीपल और 30 डेज ऑफ नाइट शामिल है। उन्होंने पुरस्कार विजेता HBO मिनी सीरीज जॉन एडम्स में सैमुअल एडम्स और एक्स-मेन ओरिजिन्स वुल्वरिन में कर्नल विलियम स्ट्राइकर की भूमिका निभाई, जो एक्स-मेन ब्रोकन एंकर फिल्मों की मूल त्रयी का प्रीक्वल है। 26 हस्टन को बूगी वूगी, द वॉरियर्स वे, एज ऑफ डार्कनेस, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, रॉबिन हुड, यू डोंट नो जैक और मेडलियन में दिखाया गया है। 26 हस्टन ने मिच ग्लेजर की मैजिक सिटी में गैंगस्टर बेन द बुचर डायमंड की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें 2013 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रृंखला, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 27 उन्होंने एफएक्स थ्रिलर श्रृंखला अमेरिकन हॉरर स्टोरी कॉवन में द एक्स-मैन और अमेरिकन हॉरर स्टोरी फ्रीक शो में मासिमो डोल्सेफिनो को चित्रित किया। 11 हस्टन ने 2017 की फिल्म वंडर वुमन में जनरल एरिच लुडेनडॉर्फ के रूप में और एंजेल हैज फॉलन में वेड जेनिंग्स के रूप में अभिनय किया। 9-10 व्यक्तिगत जीवन 1989 में ह्यूस्टन ने अभिनेत्री वर्जीनिया मैडसेन से शादी की। 1992 में उनका तलाक हो गया। 2001 में उन्होंने केटी जेन इवांस से शादी की, जिनसे उनका एक बच्चा स्टेला था। 28 ह्यूस्टन और इवांस 2006 में अलग हो गए। तलाक को अंतिम रूप दिए जाने से पहले अक्टूबर 2008 में इवांस की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। 29 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1975 मानव कारक मार्क किन्सरेल डैनी ह्यूस्टन के रूप में श्रेय दिया गया। 1988 श्री नॉर्थ निर्देशक के रूप में। 1991 कोलेट बन्ना। 1995 पागल कर देने वाला। लास वेगास छोड़ना भोजनशाला का नौकर। 1997 अन्ना कैरेनिना स्टीवा। 1998 स्पेनिश मक्खी जॉन। सुसान की योजना जुआरी। मालिन मारिया एकरमैन बी जन्म एकरमैन सी 12 मई 1978 एक स्वीडिश और अमेरिकी अभिनेत्री है। वह पहली बार कनाडाई और अमेरिकी दोनों प्रस्तुतियों में छोटे छोटे किरदारों में नजर आईं, जिनमें द यूटोपियन सोसाइटी 2003 और हेरोल्ड एंड कुमार गो टू व्हाइट कैसल 2004 शामिल है। HBO मॉक्यूमेंट्री सीरीज द कमबैक 2005 में मुख्य भूमिका निभाने के बाद एकरमैन ने व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक कॉमेडीज द हार्टब्रेक किड 2007 और 27 ड्रेसेस 2008 में सहअभिनय किया। 2009 की सुपरहीरो फिल्म वॉचमैन में सिल्क स्पेक्ट्रेटू की भूमिका के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सैटर्न अवार्ड का नामांकन मिला। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हिट रही द प्रपोजल 2009, कपल्स रिट्रीट 2009 और रैम्पेज 2018 में सहायक और मुख्य भूमिकाएं निभाई। कॉमेडी हॉरर फिल्म द फाइनल गर्ल्स 2015 में उनके प्रदर्शन ने फैंगोरिया चेनसॉ अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। एकरमैन के अन्य कार्यों में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा आई विल सी यू इन माई ड्रीम्स 2015 और टू द स्टार्स 2019 शामिल है। टेलीविजन पर उन्होंने ABC सिटकॉम ट्रॉफी वाइफ 2013 से 2014 में अपनी मुख्य भूमिका के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। वह 2010 से 2016 तक एडल्ट स्विम कॉमेडी सीरीज चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल और 2016 से 2019 तक शोटाइम ड्रामा सीरीज बिलियन में मुख्य कलाकारों का हिस्सा थीं। अभिनय और मॉडलिंग के अलावा एकरमैन का 2000 के दशक की शुरुआत में एक संक्षिप्त संगीत कैरियर था, जिसमें उन्होंने वैकल्पिक रॉक बैंड पेटलस्टोन्स के लिए प्रमुख गायिका के रूप में काम किया, जिसने 2005 में अपना पहला स्टूडियो एल्बम जारी किया। बाद में उन्होंने
अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस परियोजना को छोड़ दिया। उनकी 2 बार शादी हो चुकी है। पहली बार 2007 से 2014 तक पेटलस्टोन्स ड्रमर रॉबर्टो जिंकोन से, जिनसे उनका एक बेटा है, और 2018 से अंग्रेजी अभिनेता जैक डोनेली से। एकरमैन ने पेट्रा मेडे के साथ मिलकर माल्मो में यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2024 की मेजबानी की। प्रारंभिक जीवन। अकरमैन का जन्म स्टॉकहोम में 12 मई 1978 को हुआ था। 5-6 एरोबिक्स टीचर और पार्ट टाइम मॉडल पिया नी सुंडरस्ट्रॉम और बीमा दलाल मैग्नस अकरमैन की बेटी। 7 जब वह 2 साल की थी तो परिवार कनाडा चला गया जब उसके पिता को वहां नौकरी की पेशकश की गई। 7 4 साल बाद उसके माता पिता का तलाक हो गया और उसके पिता स्वीडन वापस चले गए। 8 दोनों माता पिता ने दोबारा शादी की, जिससे अकरमैन को एक सौतेला भाई और 2 सौतेली बहनें हुईं, जिनमें जेनिफर अकरमैन भी शामिल थीं। 9 उसकी मां के दोबारा शादी करने के बाद वे नियाग्रा लेक, ओंटारियो चले गए। 8 अकरमैन के किशोरावस्था में उनकी मां का फिर से तलाक हो गया। 7 उन्होंने कई अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की। 10 12 13 वह अपने माता पिता को अपने जीवन में सहायक, सकारात्मक प्रभाव के रूप में उद्धृत करती है। 13 उनका पालन पोषण एक बौद्ध के रूप में हुआ। 14 अपनी युवावस्था में अकरमन ने 10 साल तक फिगर स्केटिंग में पेशेवर रूप से प्रतिस्पर्धा की। 15 जब वह अभी भी प्राथमिक विद्यालय में थी तब उसकी मां ने उसे मॉडलिंग से परिचित कराया। 16 साल की उम्र में उन्हें सेंट कैथरीन के पेन सेंटर शॉपिंग मॉल में फोर्ड मॉडल्स ने खोजा था। 13 उन्हें एजेंसी द्वारा साइन किया गया और बाद में स्किनकेयर कंपनी नोक्सजेमा के साथ एक अनुबंध जीता। 13 वह जल्द ही नॉर्थ टोरंटो कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट और बाद में डाटे एलघियरी अकादमी में भाग लेने के दौरान टोरंटो चली गईं। 13 18 साल की उम्र में बचपन में कभी कभी महसूस की जाने वाली असहायता से प्रेरित होकर 8 उसने बाल मनोवैज्ञानिक बनने का फैसला किया। उन्होंने टेलीविजन विज्ञापनों और कैटलॉग लेआउट के लिए मॉडलिंग करके अपनी शिक्षा का समर्थन किया। 14 वह पूर्णकालिक अभिनय करने के लिए 2001 में लॉस एंजल्स चली गईं। आजीविका। प्रारंभिक भूमिकाएं 1997 से 2008। एकरमैन ने अपने अभिनय की शुरुआत 1997 में कनाडाई विज्ञान कथा श्रृंखला अर्थ फाइनल कॉन्फ्लिक्ट में एक रोबोट की छोटी भूमिका से की थी। 3 उन्हें मूल रूप से राहेल मैकेडम्स के साथ एमटीवी पायलट में भूमिका मिली थी, लेकिन नेटवर्क ने इस परियोजना को कभी नहीं चुना। 14 2000 में उन्होंने रेलिक हंटर में अतिथि भूमिका निभाई और अमेरिकी फिल्म द स्कल्स में उनकी छोटी भूमिका थी। 11 अगले वर्ष उन्होंने डॉग ट्वाइस इन ए लाइफटाइम और विचब्लेड श्रृंखला में काम किया। 18 2001 में वह एक व्यापक अभिनय करियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया चली गईं। 8 पहले उसने वेट्रेस के रूप में काम किया और एक दोस्त के घर पर रही। 8-12 2002 में उन्हें द यूटोपियन सोसाइटी फिल्म में भूमिका मिली। 11-19 फिल्म का संपादन फ्रांसेस्को सोंडेली ने किया था, जो वैकल्पिक रॉक बैंड ओजोनो के गिटारवादक है। 17 सोंडेली ने एकरमैन से बैंड को गाने के बोल लिखने में मदद करने के लिए कहा और बाद में उसे गाने के लिए कहा। 14 बाद में एकरमैन बैंड की गायिका बन गई और उन्होंने अपना नाम बदलकर पेटलस्टोन्स रख लिया। 16 बैंड का पहला एल्बम स्टंग अगस्त 2005 में रिलीज हुआ। 20 लेकिन उसने अंततः अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे छोड़ दिया। उसने अपने गायन को एक तरह से स्वनिर्मित, स्वसिखाया हुआ, अगर आप नोट नहीं हिट कर सकते तो चीख देने की तरह के रूप में वर्णित किया। 19 न्यूयॉर्क फैशन वीक में एकरमैन, सितंबर 2008। 2004 में उन्हें फिल्म हेरोल्ड एंड कुमार गो टू व्हाइट कैसल में एक छोटी भूमिका मिली। 11
लेकिन उन्होंने कनाडा वापस जाने पर विचार किया क्योंकि उनके अधिकांश ऑडिशन विफल रहे। 8 फिर उन्हें एचबीओ टेलीविजन श्रृंखला द कमबैक 2005 में जूना के रूप में मुख्य भूमिका में लिया गया, जिसमें लिसा कुद्रो मुख्य भूमिका में थीं। 11 कुद्रो ने एक पूर्व सिटकॉम स्टार की भूमिका निभाई, जिसने अपने करियर को फिर से शुरू करने की कोशिश की। 21 शो में एकरमैन की उपस्थिति ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और इसके परिणामस्वरूप उन्हें अधिक भूमिकाएं प्रदान की जाने लगीं। 8 एक साल बाद उन्होंने लव मंकी के एक एपिसोड और एंटोरेज के 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 17 एंटोरेज एपिसोड प्रसारित होने से पहले उन्हें 2007 की कॉमेडी फिल्म द ब्रदर्स सोलोमन में भूमिका मिली। 22, 23, 24 उसी वर्ष वह द इन्वेजन फिल्म में भी दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें श्रेय नहीं दिया गया था। 25 और हेवी पेटिंग। 26 एकरमैन ने 2006 में फेरेली ब्रदर्स द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म द हार्टब्रेक किड में बेन स्टिलर के साथ एक भूमिका के लिए साइन किया। 22 उन्होंने स्टिलर के चरित्र की नवविवाहित पत्नी लीला की भूमिका निभाई। 27 फिल्म मैक्सिको में जोड़े के हनीमून का अनुसरण करती है, जहां स्टिलर का चरित्र एक अन्य महिला के प्यार में पड़ जाता है और उसे पता चलता है कि शादी एक गलती थी। 28 इसी शीर्षक की 1972 की फिल्म की रीमेक, इसे आमतौर पर खराब समीक्षाओं के साथ अक्टूबर 2007 में रिलीज किया गया था, क्योंकि आलोचकों ने इसे निर्देशकों की पिछली फिल्मों की तरह न तो साहसी और न ही मजेदार माना था। 29 एकरमैन के प्रदर्शन को अधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। द वाशिंगटन पोस्ट के डेसन थॉमसन ने उन्हें स्टिलर 30 फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने शुरुआती सप्ताहांत में 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और वैश्विक स्तर पर 127 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 31 2007 में एकरमैन 27 ड्रेसेस के कलाकारों में शामिल हो गई, जो एनी फ्लेचर द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें कैथरीन हीगल मुख्य भूमिका में थीं। 32 फिल्म हीगल के किरदार जेन का अनुसरण करती है, जो हमेशा दुल्हन की सहेली रही है और अपनी शादी का सपना देखती है। एकरमैन ने जेन की बहन टेस की भूमिका निभाई। 33 फिल्म को 2007 की गर्मियों के दौरान शूट किया गया था। 34 और जनवरी 2008 में कमजोर आलोचनात्मक स्वागत के साथ रिलीज किया गया क्योंकि इसे क्लिच और ज्यादातर भूलने योग्य माना गया था। 35 फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक सफल रही, जिसने 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 36 एकरमैन ने बाय बाय सैली में शीर्षक भूमिका निभाई। 2009 में अकरमैन ने सुपरहीरो फिल्म वॉचमैन में सिल्क स्पेक्ट्रेटू के रूप में अभिनय किया, जो एलन मूर के इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण था। 38 जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म 1985 में एक वैकल्पिक वास्तविकता में सेट की गई है, जहां सेवानिवृत्त निगरानीकर्ताओं का एक समूह उनके खिलाफ एक स्पष्ट साजिश की जांच करता है। 38 स्नाइडर ने अन्य प्रसिद्ध अभिनेत्रियों की तुलना में अकरमैन का पक्ष लिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे इस तरह के गंभीर किरदार नहीं निभा सकतीं। 39 अकरमैन ने महीनों के कठोर प्रशिक्षण के साथ पूर्वाभ्यास किया और बहुत सख्त आहार पर रहीं। 16 उसने एक श्यामला विग, ऊंची एड़ी के जूते और एक असुविधाजनक लेटेक्स पोशाक पहनी थी। 40 फरवरी 2009 में प्रीमियर होने वाली इस फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षा मिली। 41 और यह एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 185 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 42 हालांकि एकरमैन को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सैटर्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 43 आलोचक आमतौर पर उनके अभिनय के प्रति नकारात्मक थे। 44 45 46 उन्हें एक टीन च्वाइस अवार्ड और 2 स्क्रीम अवार्ड्स के लिए भी नामांकन मिला। 47 48 49 पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने कहा है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें अपने आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करना पड़ा और उन्हें अपनी लीग से बाहर महसूस हुआ। 50 वॉचमैन उस समय
उनके करियर की सबसे बड़ी हेडलाइनिंग परियोजना थी जिसके लिए उन्हें तैयार नहीं महसूस हुआ। उन्होंने कहा, मेरे पास कोई प्रशिक्षण नहीं था और मैं इन शानदार थिएटर अभिनेताओं के साथ काम कर रही थी जिनके पास दुनिया का सारा प्रशिक्षण था। मैं निश्चित रूप से वहां होने के योग्य महसूस नहीं करती थी। 50 अकरमैन 2009 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द प्रपोजल में दिखाई दिए, जिसमें सैंड्रा बुलॉक और रयान रेनॉल्ड्स मुख्य भूमिकाओं में थे। 51 अकरमैन ने रेनॉल्ड्स के चरित्र की पूर्व प्रेमिका गर्ट्रूड की सहायक भूमिका निभाई। 52 हालांकि फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसने दुनिया भर में 317 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 53 इसके अलावा 2009 में अकरमैन ने जॉन फेवरू और विंस वॉन के साथ कॉमेडी फिल्म कपल्स रिट्रीट में अभिनय किया। 54 फिल्म 4 जोड़ों का अनुसरण करती है क्योंकि वे युगल चिकित्सा के लिए एक उष्णकटिबंधीय द्वीप रिसॉर्ट की यात्रा करते हैं। 54 अकरमैन ने वॉन के चरित्र की पत्नी रॉनी की भूमिका निभाई। 55 फिल्म का प्रीमियर अक्टूबर 2009 में सिनेमाघरों में हुआ और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने शुरुआती सप्ताहांत में 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 स्थान पर पहुंची और दुनिया भर में कुल 171 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 56 फिल्म के लिए स्वागत मुख्य रूप से नकारात्मक था, हालांकि एकरमैन के प्रदर्शन को अधिक सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं। 58 2010 में एकरमैन ने जोश रेडन निर्देशित कॉमेडी ड्रामा फिल्म हैप्पी थैंक यू मोर प्लीज में एनी के रूप में सहअभिनय किया। 59 चूंकि उसके चरित्र को खालित्य है, एकरमैन ने अपनी भौहें मुंडवा ली और अपने बालों को ढकने के लिए एक गंजा टोपी पहनी। 60 उन्हें मूल रूप से एक अलग भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्हें लगा कि वह एनी की भूमिका निभाना चाहती है क्योंकि यह उनकी पिछली भूमिकाओं से अलग थी। 60 फिल्म का प्रीमियर जनवरी 2010 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे पसंदीदा यूएस ड्रामा के लिए ऑडियंस अवार्ड मिला। 59 आलोचकों की समीक्षाएं ध्रुवीकृत थीं, लेकिन एकरमैन को प्रशंसा मिली। 61 62 63 बाद में 2010 में उन्होंने हाउ आई मेट योर मदर एपिसोड द वेडिंग ब्राइड में अतिथि भूमिका निभाई। 65 डॉ वैलेरी फ्लेम की भूमिका निभाते हुए एकरमैन हेनरी विंकलर के साथ श्रृंखला के दूसरे सीजन में शामिल हुई। 66 श्रृंखला मूल रूप से एक वेब श्रृंखला थी और कई वेबिसोड देखने के बाद एकरमैन ने भूमिका स्वीकार की। यह पूरी तरह से मेरी पसंद, मेरी तरह का हास्य था, उसने श्रृंखला के बारे में कहा। 66 उसी वर्ष उन्होंने केटी होम्स, जोश डुहमल और अन्ना पैक्विन के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द रोमांटिक्स में सहायक भूमिका निभाई। 67 फिल्म का प्रीमियर सितंबर 2010 में आम तौर पर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ सीमित रिलीज पर हुआ। तो दोस्तों ये जो मूवी है ये 2 जुलाई 2025 को हमें देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स की तरफ से, और इसका पार्ट 1 भी नेटफ्लिक्स की तरफ से हमें देखने को मिला था। बात की जाए इसकी रनिंग लेंथ की तो 104 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ है और यूनाइटेड स्टेट में से बनाया गया है। मेन बेस लैंग्वेज इंग्लिश है, बाकी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु सभी में डब करके रिलीज़ किया जाएगा। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसकी बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।